जी, अब हमने बात करनी है एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स की। तो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करते हैं जी प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। तो अब ना दो चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले जब आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आना है तो आपने पीएच को नोटिस करना है कि पीएच उसने क्या बताई। जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से 7.45 है। अगर उसने पीएच 7.3 से कम बताई, लाइक 7.2 7.1, तो ये उसने एसिडोसिस बता दिया आपको कि एसिडोसिस है। और अगर उसने पीएच 7.4 से ज़्यादा बता दी है तो ये उसने अल्क्लोसिस बता दी है। ठीक है, सबसे पहले पीएच देख ली। अब आगे आपने ये देखना है कि अगर लेट्स सपोज कि 7.2 पीएच बताई यानी एसिडोसिस था, तो आपने ये देखना है कि एसिडोसिस का रीजन क्या है। क्या ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा, यानी जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बताया होगा, तो इसका मतलब है एसिडोसिस था, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था। ठीक है, अब कुछ और आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और अगर एसिडोसिस हो, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक किया, उसने नॉर्मल बताया हुआ है या इवन कम बताया हुआ है, अब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं हो सकता। अब आप फौरन से बाइकार्बोनेटाइन चेक करें। अगर बाइकार्बोनेटाइन गिरे हुए हैं, कम है, डिक्रीज्ड है, तो मतलब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, इस तरह से आप एबीजीज को यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए। और अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि उसने क्वेश्चन दिया, उसमें पीएच जो थी वो 7.5 बताई हुई उसने, तो मतलब अल्क्लोसिस है। अब आप वही वाला तरीका यूज करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कम है या ज्यादा है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो इसका मतलब ये जो अल्क्लोसिस है ये कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज होने की वजह से है। तो ये रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस है कि हाइपर वेंटिलेशन हुई थी, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो गई, तो रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस हो गया। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल है या इवन ज्यादा है, तो इसका मतलब है अभी इसकी वजह से तो नहीं हुआ ना अल्क्लोसिस। अब आप बाइकार्बोनेटाइन को देखो, तो बाइकार्बोनेटाइन अगर ज्यादा है तो मतलब ये मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस है। तो सिंपल ये तरीका होता है कि पहले पीएच को देखो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखो, और फिर बाइकार्बोनेटाइन का लेवल देखो। इससे आपको पता चल जाता है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस अल्क्लोसिस जो भी है। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट हम करेंगे प्राइमरी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी आएगा और रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस भी आएगा। फिर हम देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस को। सही है, अब रेस्पिरेशन का वो वाली मैंने चीज़ बता दी। यहाँ पे वो बताया है कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की वजह से होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो एसिडोसिस हो जाता है, और यानी हाइपोवेंटिलेशन की वजह से। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए हाइपरवेंटिलेशन की वजह से, तो वो अल्क्लोसिस हो जाता है। चलिए हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को स्टार्ट करते हैं। सो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड काज्ड बाय इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेशन ठीक नहीं हो रही थी। अब आप खुद सोचें क्या ऐसा कोज होगा कि वो इंसान सांस ही नहीं ले पा रहा, वो वेंटिलेट ही नहीं कर पा रहा, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही नहीं निकाल पा रहा। ऐसा क्या चीज़ हो गई है? ये हो सकता है सर्जिकल पेशेंट, उसकी सर्जरी हुई है, यहाँ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है। वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है कि कोई रेस्पिरेटरी सेंटर को कोई मसला हुआ है। ठीक है, या वो पेशेंट पेन में है, या नार्कोटिक उसने यूज़ किया हुआ है, या एनेस्थीसिया यूज़ किया हुआ है, एनेस्थेटिक एजेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसको वेंटिलेशन को ख़राब करेंगी। ठीक है, तो इसके कॉजेज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ जिसने एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। नंबर 2 रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोई भी चीज़ जिसने रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट किया। नंबर 3 न्यूरोलॉजिकल कॉज। ठीक है यानी कि उसकी रिस्पायरेटरी मसल्स पैरालाइज हो गए। जैसे भी लास्ट चैप्टर में हम स्पाइनल कोड इंजरी की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि स्पाइनल कोड की इंजरी सर्वाइकल लेवल पर होगी, सर्वाइकल स्पाइन पर होगी, तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी डैमेज होंगे, पैरालिसिस होगा, और हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा पेशेंट को। ठीक है, तो 3 इसके हमने पॉइंट्स बना लिए। सबसे पहले एयर ऑब्स्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि अगर पेशेंट ने कोई चीज़ एस्पायर की है तो उसका एयर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, या उनको ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, या सीओपीडी का पेशेंट था, तो इन सब केसेस में उसका एयर ऑब्स्ट्रक्ट होगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किस केस में होगी? वो नार्कोटिक उसने यूज़ किया, कोई एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ किया। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल कॉज यानी ब्रेन स्टेम इंजरी लगा लें तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं करेंगे। तो ये सारे कॉजेज हो गए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। जहां पे भी वर्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ रहा है आपको फौरन से याद आना चाहिए कि ये बंदा सही से सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है, और फिर साथ ही आपको उसके कॉजेज याद आ जाएंगे। ओके, अब इसकी कंपनसेशन कैसे होती है? कंपनसेशन इसकी ऐसी होती है कि जो हाइड्रोजन आयन को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से। हमारी किडनी जो है ना वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है ताकि एसिड जो है वो निकले बॉडी से। सही है, ये कंपनसेशन होती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? वेंटिलेशन को इंप्रूव करें, उसको वेंटिलेटर सपोर्ट दें, वेंटिलेटर पे रखें पेशेंट को। उसके बाद जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करें। सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको ट्रीट करें, एनेस्थेटिक एजेंट है तो उसका एंटीडोट दें, जो भी चीज़ है उसको ठीक करें। और इसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट देने की कोई जरूरत नहीं होती। लाइक आपको जी एसिडोसिस का पेशेंट है तो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट दे दूं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो वेंटिलेशन से रिलेटेड मसला है, तो उसको ठीक कर दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। नेक्स्ट चलिए रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस। अब रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज हो गई है, यानी पेशेंट जो है ना बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, हाइपर वेंटिलेशन है, एक्सेसिवली वो कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करता जा रहा है, एक्सक्रीट करता जा रहा है। अब ऐसी क्या जरूरत है पेशेंट को? वो क्यों इतना तेज सांस ले रहा है, वो क्यों हाइपर वेंटिलेट कर रहा है? क्या कोजेज हो सकते हैं? पेशेंट हाई अल्टीट्यूड पे है, हिस्टीरिया है पेशेंट के साथ, हाइपोथैलेमस का लेन है कोई,
या हाइपोथैलेमस का कोई लेना है, एक्सेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आपने पेशेंट को दे दिया, आप किसी वजह से उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे थे, आपने उसको एक्सेसिव दे दिया, तो इन सब केसेस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्क्रोसिस हो जाएगा, यानी हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? फीचर्स तो आपने ऐसे जिसमें से किसी भी कंडीशन का याद नहीं करने होते, क्योंकि वो कोई खास फीचर्स शो ही नहीं कर रहे होते, लेकिन रेस्पिरेटरी क्लोसिस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताऊंगी, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी क्लोसिस में है ना, तो वो हाइपोकैल्सीमिया में चला जाता है, और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटनी। अच्छा, अब हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है इन पेशेंट में? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी क्लोसिस के पेशेंट है, इनमें ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो किडनी बड़ी तेज़ी से एक्सक्रीट करता जा रहा है। नहीं, किडनी एक्सक्रीट नहीं करेगा, आई एम सॉरी, वो कंपनसेशन थी रेस्पिरेटरी सिरोसिस की। बट स्टिल क्लोसिस है तो हाइड्रोजन का लेवल डिक्रीज किया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बन रहे होते हैं ना, कार्बोनिक एसिड से। तो जब हाइड्रोजन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, तो जो हाइड्रोजन है ना, नॉर्मली कैल्शियम के साथ compete कर रहे होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए। अब वो कंपटीशन नहीं होगा, जब वो कंपटीशन होगा तो कैल्शियम आयन बड़ी तेजी से, बड़ी खुशी से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करते जाएंगे। जब वो बाइंड करते जाएंगे तो जो फ्री कैल्शियम आयन होते हैं, आयोनाइज्ड कैल्शियम आयन होते हैं, उनका लेवल डिक्रीज करता रहेगा। जब उनका लेवल डिक्रीज करेगा तो आपको पता है टेटनी होगी। तो ये फीचर अगर पेशेंट टेटनी के साथ आए और उसके एबीजीज में आपको क्लोसिस मिले, तो वो रेस्पिरेटरी क्लोसिस की वजह से उसको टेटनी होता है, आप इसको ठीक कर दें तो उसका टेटनी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली ये कंडीशन क्रोनिक होती है, ये नहीं कि एक ही दिन में हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है इसको, और इसको ऐसे ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होता, स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाती है जब आप प्रेसिपिटेटिंग काज को रिमूव कर दें। इन पेशेंट को नीचे ले आए, वो आल्टीट्यूड पे था, उसको नीचे ले आए। हिस्ट्रिया होता है कि कोई बहुत ज्यादा ना कोई एंजाइटी हो, या बहुत इमोशनल पेशेंट को कोई, आप समझ लें न्यूज़ मिली हो, कुछ ऐसा हाई इमोशंस हो, तो उस केस में वो कॉज को रिमूव कर दें। हाइपोथैलेमस का लेकिन उसको ठीक कर दें, तो हाइपर अगर आपने वेंटिलेटर्स बेचारे को कर दिया, पॉजिटिव प्रेशर उसको रिमूव कर दें, तो ये आप कॉज को रिमूव करेंगे, खुद ही ठीक हो जाएगा। सही हो गया। तो रिस्पायरेशन हमने देखा कि जो दोनों कंडीशन थी ना, उनमें खुद ब खुद ठीक हो रहे थे, सिर्फ हमने अंडरलाइन कॉज को ठीक करना था। सिर्फ ये कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा पेशेंट को। ये साथ ही दोनों चीजें, इसलिए मैंने पहले ये कवर करवाई है। नेक्स्ट जो है वो हमने बात करनी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की और मेटाबॉलिकल क्लोसिस की। तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, उसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मा में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी, या आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब हमने ना इसके कॉजेज में दो तरह की चीजें याद रखनी है। एक तो वो वाली चीजें जो हाइड्रोजन को ज्यादा कर रही हैं, कौन सी चीजें, कोई एसिड बन रहा है बॉडी में, जैसे लैक्टिक एसिड ज्यादा बन रहा है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, या कीटो एसिड्स बन रहे हैं क्योंकि डीके में पेशेंट, ठीक है, या रीनल फेलियर हो गया है। ये सारी वो कंडीशन है, रीनल फेलियर में हाइड्रोजन वैसे ही एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो हाइड्रोजन का लेवल ऊपर ले जाएगी। दूसरी कंडीशन वो है जो बाइकार्बोनेट को गिरा देगी। अब वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? डायरिया, ठीक है, इंटेस्टाइनल फिस्टुला, या हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस। ये तीन उन्होंने बुक में लिखी हुई हैं। तो ये तीनों जो हैं ये बाइकार्बोनेट आयन को डिक्रीज करवा देती हैं। अब जो वो वाली कंडीशन जो बाइकार्बोनेट आयन को डिक्रीज करवाती हैं, उनकी वजह से जो एसिडोसिस होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल एनाइन गैप। ठीक है, एनाइन गैप डिस्टर्ब नहीं हुआ। और जो वो वाली कंडीशन जो हाइड्रोजन आयन के ज्यादा होने की वजह से एसिडोसिस कराती है, उसको कहते हैं इंक्रीज एनाइन गैप। ठीक है, तो ये चीज एक आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें होता क्या है, इसकी कंपनसेशन क्या होती है कि जैसे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन रेज होती है तो वो क्या करती है, वो मेडुला के पास जाते हैं, हाइड्रोजन उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब वो मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं तो मेडुला को समझ आती है कि भाई एसिडोसिस हो गई है, हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा हो गया है, वो हाइपर वेंटिलेशन शुरू करा देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी बाहर निकले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एसिड है, ताकि बॉडी की पीएच थोड़ी मेंटेन हो। किडनी अब क्या करते हैं, किडनी भी बड़े तेज है, वो देखते हैं कि भाई इतने हाइड्रोजन आयन है, तो उनको ज्यादा ज्यादा एक्सक्रीट करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे उसने सारी कोर्सेज की बात की जो मैंने आपको बता दी है। फीचर्स इसमें आपको हाइपर वेंटिलेशन मिल सकते हैं क्योंकि वो कंपनसेशन हो रही है, आपको सिर्फ बाइकार्बोनेट का लेवल कम मिलेगा, पीएच कम मिलेगी जब आप एबीजीज करवाओगे। इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो ये है कि आपने शोक को ट्रीट करना है, क्योंकि इसका मेन कॉज ना शोक होता है कि जब पेशेंट शोक में चला जाता है। जिन लोगों ने शोक की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली है उनको पता होगा कि जब हम शोक की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सेलुलर लेवल पे जब इस्कीमिया होता है तो वहाँ पे एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, दूसरा वहाँ पर हाइपरकिलीमिया शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल वही चीजें हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस शोक में होता है यूजली, आप उसको अच्छा सा रिससिटेट करो तो वो ठीक हो जाएगा। एडिक्वेट रिससिटेट, उसको फ्लूइड्स दो, सलाइन दो, या रेंजल जो भी आपने देना है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देना होता है एक्यूट सीवियर एसिडोसिस में, और 50 ml देना होता है। ये कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं, क्योंकि जो एसिडोसिस है ना ये कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। और अगर माइल्ड सा केसेस है तो आपने ये नहीं देना,
क्योंकि ये जो है ना फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर फर्दर वर्सनिंग कर सकता है एसिडोसिस की। अच्छा, अब वो कहें कि इतना ज़रूरी क्यों है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करना, क्योंकि आपने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में इतना एम्फासाइज नहीं किया ठीक करने पे, आपने कहा स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इतना क्यों एम्फासाइज किया, ये इसलिए किया क्योंकि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। जब हाइड्रोजन ज़्यादा है तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस कर देते हैं। इवन आर्टीरियल जो कंट्रैक्शन है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, उनकी भी डायलिटेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है। जब इतनी हाइपोटेंशन हो जाती है कि आप फिर वैसोप्रेसर भी दो, आइनोट्रोपिक एजेंट भी दो, उनका भी असर नहीं हो रहा होता। ठीक है, एसिडीमिया में। ओके, अब हमारी लास्ट चीज जो है वो मेटाबॉलिक क्लोसिस है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होंगे और हाइड्रोजन कम होंगे और बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कंपनसेशन कैसे होती है, हाइपोवेंटिलेशन से इसकी कंपनसेशन होती है और किडनी जो है वो ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट करते हैं। कॉजेज इसके क्या हैं, जिनमें हाइड्रोजन लॉस है, वोमिटिंग में हाइड्रोजन लॉस होता है, एनजी अगर आप एस्पायरेशन करो तो हाइड्रोजन आयन का लॉस होता है, क्योंकि एचसीएल होता है ना स्टमक में, तो उसको एस्पायर कर लो तो हाइड्रोजन आयन का लॉस हो जाता है। हाइपोकिलीमिया एक कॉज है। जैसे आपने हाइपोकैल्सीमिया याद रखा था ना रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी क्लोसिस, वैसे ही आपने हाइपोकैलीमिया कभी नहीं भूलना रिलेटेड टू मेटाबॉलिक क्लोसिस, कि हाइपोकैलीमिया विल लीड टू मेटाबॉलिक क्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी क्लोसिस विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, ये याद रखना है। हाइपोकैलीमिया जब होता है पोटेशियम आयन का लेवल डिक्रीज करता है, तो जो हाइड्रोजन आयन है ना वो उन सारी काउंटर ट्रांसपोर्ट में पोटाशियम की जगह पे एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। जब वो पोटाशियम की जगह पे एक्ट करेंगे तो नॉर्मली पोटाशियम ने अंदर से बाहर आना होता है सेल से, अब हाइड्रोजन आयन उनकी जगह पे इंटरसेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर आ रहे हैं। जब वो एक्स्ट्रासेलुलर आ रहे हैं तो वो क्या कराएंगे, बाहर आके अल्कोसिस ही कराएंगे ना। और दूसरा जो हमारे किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, जो उनके सेल्स हैं, वो भी ये करेंगे कि पोटाशियम को रिटेन करना शुरू कर देंगे, कि पोटाशियम हमने बचाना है क्योंकि हाइपोक्लीमिया है, और पोटाशियम को रिटेन करने के चक्कर में वो हाइड्रोजन इनको लॉस करते रहेंगे, जिसकी वजह से अल्क्लोसिस हो जाएगा। तो हाइपोक्लीमिया अल्क्लोसिस करा देता है। हाइपोक्लीमिया में भी के है, अल्क्लोसिस में भी के है, यहाँ से याद रखो। ठीक है, और मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस वो तो आपको याद रहेगा ना मेटाबॉलिक, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू आइंस, हाइड्रोजन आइंस, नोट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसको जो है वो आपने एसिड रैपिड करेक्शन नहीं करनी, एडिक्वेट फ्लूइड दे दो, इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट कर दो, यानी पोटाशियम हाइपोक्लीमिया ना तो उसको करेक्ट कर दो, और वोमिटिंग की वजह से हुआ था ना तो एडिक्वेट फ्लूइड दे दो, तो इससे ये ठीक हो जाएगा। चले, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो मेनली इमरजेंसी मैनेजमेंट, जल्दी जल्दी वाली मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की करनी पड़ती है, क्योंकि वो शॉक की वजह से हो रहा होता है, वो फर्दर कार्डियक अरेस्ट और फर्दर शॉक को वर्सन कर सकता है। बाकी जो हाइपोकैल्सीमिया रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी क्लोसिस उसको याद रखना है, और क्योंकि कैल्सीमिया में भी सीन आ रहा है तो रेस्पिरेटरी में भी सीन आ रहा है, तो यहाँ से याद रख लें। ठीक है, और मेटाबॉलिक क्लोसिस को के से याद रख लें, बस हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट नोट में नेक्स्ट चैप्टर